फ्रेंड्स, अब हम हमारा सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है। अब होता ही है ना दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम बिजनेस कहते हैं। तो टू सिंप्लीफाई दोस एक्टिविटीज इनटू पर्टिकुलर कैटेगरी, हमने दो कैटेगरीज बना दी। वन इज इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज कॉमर्स। अब इंडस्ट्री के भी कुछ सब कैटेगराइजेशन है, जिसमें पहले यह है कि कितनी तरह की इंडस्ट्री होती है। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी चीज है, तीन तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेम वही है। इस बार थोड़ा सा डिटेल में जाना है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसके आप रॉ मटेरियल आप नेचर से निकालते हो, यानी जब आप कुदरत की मदद लेके कुछ रॉ मटेरियल्स बनाते हो ताकि आप उसको फिनिश गुड बना सके फ्यूचर में, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। सिंपल भाषा में, जब आप नेचर को यूज करते हो, दैट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है। अब इसके भी दो बेटे हैं, एक का नाम है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी हो गई कि भाई आपने जमीन में से कुछ निकाला है एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर आप उसको आगे वाली इंडस्ट्रीज को फॉरवर्ड करोगे, तो वो सारी इंडस्ट्री हो गई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोल माइंस। ठीक है। जो कंपनियां कोल माइन में से कोल निकालती है वो सारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि देखो वो क्या कर रही है, वो कोल निकाल रही है, कोयला निकाल रही है जमीन में से। ठीक है। वो जो इंडस्ट्री वो काम कर रही है ना, दैट इज कॉल्ड एज कोल इंडस्ट्रीज। ठीक है, या फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। सेकेंड आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब हर वो इंडस्ट्री जो पेड़ पौधे या फिर एनिमल्स को यूज करके रॉ मटेरियल बनाती है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, फिश ऑयल बनाने वाली कंपनी, ठीक है, हर्बल मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, वो सारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई? जेनेटिक इंडस्ट्रीज हो गई, क्योंकि या तो वो पेड़ पौधे या फिर एनिमल्स को यूज कर रही है। ठीक है। और वो सब क्या है? कुदरत का तोहफा है। सो वो सारी इंडस्ट्री क्या हो जाती है? प्राइमरी इंडस्ट्री आ जाती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का बेसिक मतलब ये होता है कि आपको एक रॉ मटेरियल मिल चुका है प्राइमरी इंडस्ट्री से, अब आप उसको एक फिनिश गुड बनाओ। आप उसको क्या बनाओ? एक फिनिश गुड बनाओ। ठीक है। तो वो सारी इंडस्ट्री किसमें आती है? सेकेंडरी में आती है। अब सेकेंडरी के भी दो पार्ट है, वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड अनदर इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग के भी इन्होंने अलग अलग डिवीजन किए हैं। पहला है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है ना कि भाई ऐसी एक ही इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप एग्जांपल लेते हो सॉस बनाने का। अब सॉस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? पहले आपको टमाटर लाने पड़ेंगे, अदर वेजिटेबल्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, फिर उसको पूरा उसका उसको मैश करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर कुछ लिक्विड्स मिलाने पड़ेंगे, फिर उसको रिफाइन करना पड़ेगा वगैरह, उसको अलग अलग टेम्परेचर्स पे अपन को रखना पड़ेगा, एंड देन उसका पेस्ट बनेगा, फिर वो पेस्ट का सॉस बनेगा वगैरह वगैरह। तो देखो इतनी सारी चीजें एक ही इंडस्ट्री में होती है, तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। उसके बाद आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री सिंपल सा मतलब है यार, नाम से समझ आ जाता है कि जहां पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को एक साथ असेंबल करके एक नया बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज कोई मोबाइल फोन कंपनी है, ठीक है। अब मोबाइल फोन कंपनी क्या करेगी? पहले मोबाइल होगा, अपना खुद का मोबाइल बनाएगी, चार्जर दूसरी कंपनी का होगा, उसको ऐड करेगी, फिर उसके अंदर कुछ केबल वायर्स वगैरह वो देगी, तो वो भी उसके अंदर ऐड करेगी, एंड फिर वो पूरा बॉक्स बना के आपको देगी। तो असेंबलिंग हो गई। कार के अंदर होता है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी में होता है कि भाई कंपनी है, वो सिर्फ कार का मॉडल बनाएगी, अंदर का इंजन है कोई दूसरी कंपनी बनाएगी, वो उनको लेके आएगी एंड फिर उनको असेंबल करके आपको बेच देगी। ठीक है। तो वो इंडस्ट्री क्या हो गई? असेंबलिंग इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? जो बहुत सारी चीजों को मिला के एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि असेंबलिंग और सिंथेटिक में डिफरेंस क्या है। तो भाई असेंबलिंग में ऐसा है ना कि अगर आप जिन प्रोडक्ट्स को आप असेंबल कर रहे हो, अगर आप उनको इंडिविजुअली भी बेचोगे ना तो मार्केट में बिक जाएंगे। जैसे से फॉर एन एग्जांपल, अभी अपन ने मोबाइल का एग्जांपल लिया, तो उसके अंदर अगर चार्जर भी अलग से बिकता है, ठीक है, केबल वायर्स भी अलग से बिकते हैं,
ठीक है, मोबाइल भी अलग से बिकता है, सो वो असेंबलिंग में हो गया। सिंथेटिकल में क्या है ना कि आप 4-5 प्रोडक्ट को मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे एक एग्जांपल है तो सीमेंट, अब सीमेंट का आप एग्जांपल लो तो उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके अंदर चूना मतलब जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, ठीक है। आप इनको अकेले नहीं बेचोगे, आप इनको साथ में मिलाओगे एंड देन सीमेंट के फॉर्म में बेचोगे, तो दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। फिर आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री में ये होता है कि आप बहुत एनालिसिस करते हो कि किस प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको किसमें कितनी तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऑयल रिफाइनरी। अब ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है कि आप जितना भी ऑयल रिफाइन करते हो उसका आप पेट्रोल बना सकते हो, आप उसको एलपीजी गैस, नेचुरल गैस के फॉर्म में यूज कर सकते हो। एग्जांपल आप ले सकते हो कोई भी मिल्क इंडस्ट्री। अब मिल्क जैसे अमूल सुमूल की अगर अपन बात करें तो वो इंडस्ट्री क्या करती है, वो उसी दूध को जो वो बना रही है वो उसका दही भी बनाती है, अलग अलग तरह के आइसक्रीम्स भी बनाती है, यू नो। तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग फॉर्म में यूज कर रही है, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, राइट। फिर जो दूसरी सेकंड इंडस्ट्री थी दैट वाज अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यार ये तो नाम से ही पता चल जाता है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री भाई जो बिल्डिंग का काम बनाने का काम करती है, डैम्स बनाने का काम करती है, फ्लाईओवर्स बनाने का काम करती है, वो सारी इंडस्ट्री क्या होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी। फिर हम उसके बाद आते हैं टर्शियरी इंडस्ट्रीज में। अगर हम टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करें तो इसके कोई बाइफरकेशन नहीं है, ठीक है। बस ये आप समझ लीजिए ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, ठीक है। टर्शियरी को हम बेसिकली सारी सर्विस इंडस्ट्रीज को हम टर्शियरी सेक्टर में बोलते हैं, राइट। हम हमारा सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, दैट इज अ कॉमर्स। अब कॉमर्स के भी दो बाइफरकेशन है, एक है ट्रेड एंड दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ऐसी कोई भी चीजें जो ट्रेड के सपोर्ट में आती है, राइट, जो ट्रेडिंग के सपोर्ट में आती है। अब ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग दो तरह की होती है, इंटरनल ट्रेडिंग एंड एक्सटर्नल ट्रेडिंग। इंटरनल ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर आप कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो अगर कंट्री के अंदर ही कर रहे हो ना तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल, और कंट्री के बाहर कर रहे हो तो वो हो गया एक्सटर्नल। कंट्री के बाहर गए इंडिया अमेरिका तो भाई एक्सटर्नल, कंट्री के अंदर तो इंटरनल, ठीक है। इंटरनल भी दो तरह के हो गए, एक होते हैं होलसेलर्स, दूसरे होते हैं रिटेलर्स। अब होलसेलर का काम क्या है, मैन्युफैक्चरर से अबंडेंस में लेना, रिटेलर्स को देना। रिटेलर का काम क्या है, होलसेलर से माल लेना और कंज्यूमर को देना, ये अपन को पता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। तो एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या हो गया, ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करना, क्या, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंटरपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब भाई सिंपल सी चीज है, जब बाहर से माल इंडिया में मंगाया, अमेरिका से इंडिया में माल मंगाया तो इंपोर्ट हो गया, इंडिया से माल बाहर भेजा तो एक्सपोर्ट हो गया। ये तो सिंपल सी चीज है, बचपन से पढ़ जा रहे हैं। अब क्या है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट मतलब क्या हो गया कि आपने एक कंट्री से माल मंगाया और फिर दूसरी कंट्री को बेचा। आपने एक कंट्री से माल मंगाया और दूसरी कंट्री को बेचा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरपोर्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटरपोर्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, ये वो सारी सर्विसेज होती है जो ट्रेडिंग के सपोर्ट में आती है, ठीक है, जिनके बिना ट्रेडिंग करना नामुमकिन है आज के जमाने में। अब कौन कौन सी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस। भाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते वक्त आपको फॉरेन कंट्री की बैंकिंग की बहुत मदद लगती है, साथ ही साथ खुद की कंट्री की बैंकिंग की भी बहुत हेल्प चाहिए। इसमें वो आपको फंडिंग करने में मदद करता है, आपके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बनाता है, आपका पैसा डिपॉजिट करने में मदद करता है, आपका गारंटर बनता है। तो ऐसी सारी चीजें कौन करता है, बैंक करता है, ठीक है। पैसा डिपॉजिट करना, करेंसी एक्सचेंज करना, ये सब भाई कौन करेगा, बैंक करेगा। दूसरा आता है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। भाई सिंपल सी चीज है, मैन्युफैक्चरर से माल पहुंचाना है होलसेलर के पास, होलसेलर से माल पहुंचाना है रिटेलर के पास। कैसे पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, है ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसे, भाई आपको बाहर की कंट्री के साथ ट्रेडिंग करनी है, लैंग्वेज अलग है,
ठीक है, समझ रहे हो? लैंग्वेज अलग है, वो चीनी है, वो रशियन है, अपन हिंदुस्तानी है, अपने को नहीं आती, तब कम्युनिकेशन आपकी मदद करता है। ठीक है, आपको डिजिटल मीडिया के साथ कनेक्ट करना होता है, डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, तो ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन में आ जाती है। फिर आता है इंश्योरेंस। जब कभी भी गुड्स का शिपमेंट करोगे या ट्रांसपोर्ट करोगे तो उस गुड्स का इंश्योरेंस तो चाहिए ना। कल को माल बीच में डूब गया तो पैसा किसका जाएगा? इसके लिए चाहिए इंश्योरेंस कंपनी। तो कार्गो इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, मराइन इंश्योरेंस होता है। वैसे ही आपके गोडाउन के अंदर जो माल पड़ा है वो भी तो इंश्योर्ड होगा, तो दैट इज अगेन एन इंश्योरेंस। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम लगा हुआ है। उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट। भाई आज का दुनिया है एडवर्टाइजिंग का जमाना। आप छोटी सी पेन से लेके एक बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग का भी एडवर्टीजमेंट करते हो। मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जितनी अच्छी मार्केटिंग, जितनी अच्छी पब्लिसिटी, उतने बेटर रिजल्ट्स। तो अगेन आज हर चीज की मार्केटिंग होती है। छोटी होर्डिंग भी लगती है तो बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स भी आपके लिए एडवर्टाइज करते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं। सो भाई एडवर्टीजमेंट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ बिजनेस। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द वेयर हाउसिंग। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वेयर हाउसिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि माल बनाने के बाद बंदा रखेगा कहाँ? गोडाउन में ना। तो गोडाउन क्या होता है? वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने माल बनाया उसको स्टॉक करके रखना, स्टोर करके रखना फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग। So friends, let's start with our new topic that are the multiple objectives of business. See guys, हमें ये चीज पता है हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है, वो उसका मेन सोल ऑब्जेक्टिव होता है। बट क्या सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ है? जी नहीं, प्रॉफिट के अलावा हर फर्म के कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट? अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव्स को उठाएंगे। दैट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मार्केट स्टैंडिंग। अब मार्केट स्टैंडिंग होता क्या है यार? गुडविल। हमारी मार्केट में रेपुटेशन क्या है? हर फर्म यही चाहेगी मेरी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी हो, मेरी मार्केट गुडविल बहुत अच्छी हो, हमारे पे लोग ट्रस्ट करें। दैट इज द मार्केट स्टैंडिंग। एक कंपनी जिसकी मार्केट स्टैंडिंग जितनी अच्छी रहती है उसको लोन गवर्नमेंट से या बैंक से उतनी आसानी से मिलता है, बिकॉज उसकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सप्लायर्स उस पर भरोसा करते हैं, उसके कस्टमर उस पर भरोसा करते हैं, राइट? सेकेंड इज इनोवेशन। हर बिजनेस ये चाहता है कि हम जितना ज्यादा इनोवेट कर सके, दैट इज गुड फॉर अस। इसमें क्या होगा? सिंपल सी चीज है, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन की वजह से आप डाइवर्सिफाइड होते हो, आप एक्सपांड होते हो, राइट? तो हर बिजनेस ये चाहेगा टू इनोवेट their products, to innovate their technology, the way of doing the work. इसमें क्या होगा कि environment भी अच्छा बना हुआ रहता है और कंपनी ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड और डाइवर्सिफाई होती है, राइट? उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी। भाई सिंपल सी बात है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हर कंपनी यही चाहेगी कि मेरा सबसे कम इनपुट लगे पर मेरा आउटपुट सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा हो। मेरे लेबर भले 10 लगे पर वो 10 लेबर से जितना आउटपुट बेस्ट हो सकता है वो निकलना चाहिए। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सिंपल सी भाषा। तो वही होती है प्रोडक्टिविटी। फिर आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हर कंपनी ये चाहेगी कि मेरे ज्यादा से ज्यादा खुद की शॉप हो, ठीक है, या मैं ज्यादा से ज्यादा मशीन का ओनर रहूं, मेरे पास अच्छा खासा हमेशा लिक्विड कैश पड़ा रहे, अच्छा खासा मेरे पास पैसा रहे। दैट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मेरी ज्यादा ब्रांचेस होगी, ज्यादा मेरे पास कैश रहेगा या ज्यादा मेरे पास वेल्थ होगी। हर बिजनेस का यही प्लान होता है, दैट इज टू हैव मैक्सिमम वेल्थ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, राइट? उसके बाद आता है अर्निंग प्रॉफिट। वो तो अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। हम ये भी चाहेंगे एज अ बिजनेसमैन, हम ये भी चाहेंगे कि जो भी हमारे मैनेजर्स हैं उनका परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज हो, क्योंकि सिंपल सी चीज है, अ बिजनेस इज एज गुड एज इट्स मैनेजर्स। इट्स वेल सेड। रीजन है इसका, क्योंकि अगर आपका मैनेजर कंटिन्यू इंप्रूव कर रहा है, वो अपनी नई टेक्निक्स लेके आ रहा है,
वो बहुत अच्छा फील कर रहा है आपके बिजनेस में, तो डेफिनेटली यार आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ काम करना पसंद करता है। आप लोग बहुत बार कंपनियों में देखते होंगे कि एक ही बंदा 25 साल 30 साल से वहां पे काम कर रहा है। भाई क्यों? क्योंकि उसे वहां अच्छा लगता है, उसकी ग्रोथ हो रही है एंड कंपनी भी उसे उतना ही पे कर रही है कि वो उससे सेटिस्फाइड हो सकता है, राइट? तो ये सारी चीजें भी हर बिजनेसमैन ये चाहेगा कि मेरा मैनेजर डे बाय डे इंप्रूव करे, ताकि हम उसकी वजह से बिजनेस को प्रॉफिट दे सकें, राइट? उसके बाद वर्कर्स परफॉर्मेंस। अगर आपके वर्कर्स आपके लिए लॉयल है, एक एग्जांपल देता हूं, नट्टू काका एंड पागा फ्रॉम तारक मेहता, दे आर द बेस्ट एग्जांपल। अगर आपके वर्कर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स अगर आपके लिए लॉयल है एंड दे कीप ऑन वर्किंग इन अ गुड मैनर, वो उनका एटीट्यूड आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली गाइस आपकी फर्म ग्रो करेगी। एंड अगर आपका लेबर हर महीने बदलता रह रहा है, नया लेबर आएगा फिर वापस से काम सीखेगा, कब तो वो काम सीखेगा, कब तो वो काम करेगा, तो भाई हर फर्म यही चाहती है कि मेरा वर्कर मेरे से खुश रहे, उसका एटीट्यूड मेरे लिए रिस्पेक्टफुल रहे, तो फिर मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, राइट? फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेस मैनेजर की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर बिजनेस की इनफैक्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम सोसाइटी के लिए कुछ लें, क्योंकि यार ये पूरी दुनिया गिव एंड टेक रिलेशन पे चलती है। अगर हमने सोसाइटी से इतने रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इस सोसाइटी को कुछ दें इन टर्म्स ऑफ समथिंग, राइट? तो या तो आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दो, या तो आप उनको कुछ लोअर कास्ट पीपल है या लोअर क्लास के लोग हैं उनके कुछ हेल्प करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर फर्म की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, राइट? हर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजनेस को ये करना होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। आज हम लोग देखते हैं लोग सोशल वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग को डोनेशन करना है, नहीं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है, इट्स टाइम टू पे बैक, राइट? सो दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ये हमारा यहाँ पे एक टॉपिक खत्म होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क। यार बिजनेस और रिस्क सिनोनिम्स है, इट्स अ वेल सेड। रीजन क्या है कि बिजनेस बिना रिस्क के चल ही नहीं सकता। आप बिजनेस कर रहे हो मतलब उसमें रिस्क तो है ही, ठीक है? तो वैसे रिस्क दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, एक होता है नॉन स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव ये वो रिस्क होता है जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे से फॉर एग्जांपल मार्केट ट्रेंड। अगर आपको लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में मार्केट में मंदी आने वाली है, तो आप पहले से प्रिकॉशंस ले लेते हो। आपको लगता है आने वाले टाइम में मार्केट में तेजी आने वाली है, आप पहले से प्रिकॉशंस ले लेते हो, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो। जैसे मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप स्पेक्युलेट कर रहे हो कि दिवाली के टाइम पे ज्यादा सेल होगी, तो आप अभी से स्टॉक जमा कर लोगे, क्योंकि आपने स्पेक्युलेट कर लिया ना कि भाई दिवाली के टाइम पे इस साल सेल बढ़ेगी, तो आपने पहले से स्टॉक जमा कर लिया ताकि आपका स्टॉक निकल सके, राइट? बट अगर आपको पता लग रहा है कि भाई मार्केट में मंदी है, इतनी ज्यादा सेल नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? स्टॉक क्लियर करने की कोशिश करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक आपके पास नहीं रहे मंदी के टाइम पे, राइट? तो ये होता है स्पेक्युलेटिव। आप पहले से स्पेक्युलेट कर लेते हो, आप पहले से एक अंदाजा लगा लेते हो, सिक्स्थ सेंस, यस। फिर आता है नॉन स्पेक्युलेटिव रिस्क। भाई इसका कोई अंदाजा नहीं होता, हमें यह भी नहीं पता होता कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं होता। इट्स जस्ट हम नॉन स्पेक्युलेटिव रिस्क में ये करते हैं, हमारा लॉस मिनिमम से मिनिमम हो, हमारा नुकसान मिनिमम से मिनिमम हो। हम नॉन स्पेक्युलेटिव रिस्क में ये होता है। एग्जांपल लेते हैं, कोई भी तरह का आप नेचुरल कैलामिटी ले लो, जैसे राइट नाउ द सिनेरियो इज कोरोना वायरस, राइट? कोविड-19, ये पूरा नॉन स्पेक्युलेटिव था, किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा भी कुछ हो सकता है, बट इट हैपेंड। एंड इसकी वजह से अब ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमें पता है हम काम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वी आर नॉट अर्निंग समथिंग, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग कि हमारा थोड़ा बहुत थोड़ा बिजनेस चले ताकि हमारा लॉस कम रहे, राइट? दैट इज कॉल्ड नॉन स्पेक्युलेटिव रिस्क। नॉन स्पेक्युलेटिव रिस्क हमेशा लड़ाई होती है लॉस एंड नो लॉस के बीच में। प्रॉफिट तो कुछ होना ही नहीं क्योंकि एकदम अनसर्टेन है, दुकान में आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, वगैरह वगैरह। दिस ऑल थिंग्स आर नॉन स्पेक्युलेटिव रिस्क। हम आते हैं नेचर ऑफ रिस्क। रिस्क का नेचर क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द नेचर ऑफ द रिस्क? वेल फर्स्ट इट इज अनसर्टेन। भाई रिस्क का मतलब ही अनसर्टेन है, सिंपल सी चीज है। इट कैन हैपन एट, हर चीज में रिस्क है, हर बिजनेस में, हर एक्टिविटी में रिस्क होता है। इट्स कंप्लीटली अनसर्टेन, आप कभी समझ नहीं सकते इस चीज को। इट इज एन एसेंशियल पार्ट, सिंपल सी चीज है यार, ये तो सिंपल सी चीज है, जो जितना रिस्क लेगा उतना रिटर्न उसको मिलेगा, तो दैट इज एन
एसेंशियल पार्ट, क्योंकि अगर आप रिस्क लेते हो तभी तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो दैट इज एसेंशियल। डिपेंड्स ऑन साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर आपने बड़ा शोरूम खोला है, आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो रिस्क भी बड़ा है। अगर आपने छोटा इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी छोटी सी दुकान है, रिस्क छोटा है। आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोला है, रिस्क बड़ा है। आपका सर्विस सेक्टर है, रिस्क थोड़ा कम है। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी साइज क्या है। उतना बड़ा आपका रिस्क है, उतना छोटा आपका रिस्क है। प्रॉफिट इज रिवार्ड। भाई अगर मैं आज एक सिंपल सी चीज बोलता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज दूसरी एमएनसीज के साथ टाई अप करती है विद द रीजन कि अगर हम रिस्क लेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। इट्स अ स्टेडी इनकम, एंड स्टेडी इनकम किसी को नहीं पसंद। एवरीवन वांट टू गो इंक्रीज, तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, राइट। नया बिजनेस चालू करो, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो, नया डाइवर्सिफिकेशन करो, नया टाई अप करो, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। फिर आता है कितनी तरह क्या क्या चीजें होती है जो बिजनेस के अंदर रिस्क बना देती है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रिस्क? फर्स्ट इज नेचुरल। भाई कोई भी नेचुरल कैलामिटी किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैं अपने फर्स्ट पार्ट में इसकी कहानी बता चुका हूं। सेकेंड आता है इकोनॉमिक केस, बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, मंदी और तेजी। सिंपल सी भाषा में दोस्त, बुलिश मार्केट, सेकेंड है इकोनॉमिक कॉज, दैट इज बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, मार्केट ट्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है मार्केट में मंदी आने वाली है, देन इट इज अ टाइम फॉर अ लॉस, मतलब आपका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, आप स्टॉक पे कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। एंड बुलिश मार्केट है, मार्केट में तेजी है, भाई मार्केट में बिकने वाला है माल, तो आप उस तरह का। सो हमेशा क्या होता है, कई बार इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, मार्केट का एनवायरमेंट ऐसा रहता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऐसा रहता है कि आपका बिजनेस रिस्की बन जाता है, राइट। उसके बाद आता है ह्यूमन कॉज। अगर आपके लेबर्स स्ट्राइक पे चले जाए, ठीक है, लॉकडाउन हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज हो जाए, चोरी चकारी हो जाती है आपके बिजनेस के अंदर, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन कॉज। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस एक रिस्की कॉन्सेप्ट बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में क्या होता है ना, कभी कभी गाइस आपको पता नहीं होता कि ये चीज हो सकती है। जैसे से फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, ठीक है, वहां पे कुछ राइट्स हो गए, कुछ ऐसे राइट्स हो गए जिसकी वजह से मार्केट आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक गया, वो आगे बढ़ा नहीं, एंड वो पड़े पड़े खराब हो गया, ठीक है, वो पेरिशेबल आइटम था, वो पड़े पड़े खराब हो गया, वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया। सो दिस ऑल थिंग्स आर इन अदर कॉजेस, राइट। सो इतनी तरह के रिस्क होते हैं। सो गाइस, अब तक हमने जो पढ़ा वो था कि बिजनेस क्या होता है, उसके अंदर कितने तरह के रिस्क होते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो बेसिकली अब आप समझ चुके हो कि बिजनेस बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। राइट नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आपको बिजनेस चालू करना है, बट उससे पहले आपको कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा कि अब बिजनेस चालू कर सकते हैं, बट आफ्टर कंसिडरिंग दिस फैक्टर्स। 10 फैक्टर्स है। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो? आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, आप सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हो, आप कोई भी तरह का प्राइमरी सेक्टर में जाना चाहते हो, पहले डिसाइड करो। रिटेल मार्केट में जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना, होलसेल का करना है, दैट इज योर कॉल। पहले आप डिसाइड करो कि किस तरह का बिजनेस आपको करना है। आपको प्रोफेशनल काम करना है, आपको नॉन प्रोफेशनल काम करना है, दैट इज योर कॉल। फिर आता है साइज ऑफ द फर्म। आप बिजनेस को किस स्केल पे चालू करना चाहते हो, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे। होलसेलर हो तो बड़ा सारा स्केल चाहिए होगा, और अगर आपको रिटेलर बनना है तो आपको एक छोटी सी दुकान चाहिए, दैट सिंपल। तो आपको साइज डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप बड़ी बड़ी रेयर गाड़ियों, विंटेज गाड़ियों को बेचना चाहते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप नॉर्मल कोई भी गाड़ियां बेचना चाहते हो जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो ऐसी गाड़ियों का इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो दैट इज आपको साइज डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बड़े साइज पे जाना है कि छोटे साइज पे जाना है बिजनेस में। फिर आता है चॉइस ऑफ ओनरशिप। बहुत अलग अलग तरह की ओनरशिप होती है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी है, कि किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना है, या किसी के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी है। तो अलग अलग तरह की फॉर्म ऑफ ओनरशिप होती है कि आपको बिजनेस चालू कैसे करना है, अकेले से करना है, किसी पार्टनर के साथ करना है, या क्या किस तरीके से करना है। सो दैट इज चॉइस ऑफ ओनरशिप। उसके बाद आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कहां पे चालू करना है, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप हमेशा यही चाहोगे कि हमारा बिजनेस वहां पे हो जहां पे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन
पास में ही हो, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। या आप अपना मार्केट एकदम कंपटीशन में रखना चाहते हो, सिटी में करना चाहते हो, सो दैट इज अगेन अ फैक्टर। तो लोकेशन आपको वैसे डिसाइड करना होता है। फाइनेंसिंग, आपको फाइनेंस कहां से मिलेगा, आप खुद का पैसा लगाओगे, आप बैंक से पैसा लोगे, आप किसी रिलेटिव से पैसा लोन लोगे, तो वो सारी फाइनेंसेस भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद का पैसा लगा रहे हो देन इट इज रिटेन्ड अर्निंग, अगर आप किसी से लोन ले रहे हो देन यू मे हैव टू मॉर्गेज समथिंग एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी हाई, मे बी वेरी हाई। फिजिकल फैसिलिटीज, आपके पास कितनी तरह की मशीन्स है, क्या आपके पास गोडाउन अवेलेबल है, क्या आपके पास बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है कि आप उसके अंदर वो काम कर सकते हो। कि से फॉर एन एग्जांपल, अगर आप होलसेलर हो तो आपको एक बड़ा गोडाउन चाहिए, अगर आप रिटेलर हो तो आपको इतना बड़ा गोडाउन नहीं चाहिए, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है तो उसके लिए आपके पास क्या उतने ट्रक्स अवेलेबल है, क्या टेम्पोज अवेलेबल है, क्या आपके पास उतने ड्राइवर्स अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें किसमें आती है, फिजिकल फैसिलिटीज में आती है। उसके बाद प्लांट लेआउट, अभी आपको शोरूम बनाना है सपोज, तो शोरूम बनाना है, अगर आपको गाड़ियों का शोरूम बनाना है या इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम बनाना है, कैसा बनाना है, डुप्लेक्स होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ठीक है, ऑफिस रूम अलग से बनाना है, ये कैसे बनाना है, तो दैट इज ऑल द फिजिकल प्लांट लेआउट। मतलब आपका जो बिजनेस है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए, कोई भी अगर आपके शॉप पे आता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो उसके बाद आप प्लांट लेआउट डिसाइड करते हो। उसके बाद आता है कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, एक ऐसा बंदा चाहिए जिसपे आप भरोसा कर सको। अगर आप छोटे स्केल पे जा रहे हो तो आपको हमेशा एक ऐसा वर्कर चाहिए जिसपे आप भरोसा कर सकते हो कि आप कहीं भी जा रहे हो तो वो आपको बैक में संभाल सके, ठीक है, वो उस काम के लायक हो। ही ऑल्सो फील्स द सेम वे द वे यू फील फॉर द बिजनेस, तभी उसमें बिजनेस करने का मजा आता है, राइट। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। टैक्स प्लानिंग, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, आपको वो इंसेंटिव्स पते होने चाहिए। जैसे अगर कोई स्मॉल सेक्टर बिजनेस यूनिट है या मिडिल स्केल बिजनेस यूनिट है तो उन सबको गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग स्कीम्स में डाल के रखा है। तो अगर आप उन स्कीम्स को पता करते हो तो कहीं ना कहीं आपको टैक्सेस में फायदा होता है, कहीं ना कहीं आपको रेंट्स में फायदा होता है, कहीं तो अलग अलग तरह के जो चार्जेस एक्स्ट्रा आपके लगते हैं, बट बिकॉज अगर आप एक छोटी इंडस्ट्री हो तो आपको उसमें फायदा मिलता है। बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर आप ये सारे फैक्टर्स देख लेते हो, आप ये सारी चीजें समझ लेते हो एंड बूम, दैट्स द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। अब आप अपने बिजनेस को चालू कर सकते हो, राइट। आप अपने सारे रिसोर्सेज को मार्केट में ला सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हो, राइट। सो होपफुली गाइस आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया हो। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो यू कैन गो टू आवर इंस्टाग्राम पेज एंड वहां पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड you can also write it on the comment box, right? So hope to see you guys soon. Thank you so much.